वो खत्म हो जाएगा वो। तो जब डिफॉल्ट हुआ, आपको याद है कि साउथ एशियन क्राइसिस आया, बहुत सारे डिफॉल्ट हुए और लोगों ने, तो उस सूरत में इस्लामिक बैंकों ने कहा जी कि जो कीमत तय होगी हम तो वही लेंगे, वो बाकी इनकी जो कोलेटरल से हम रिकवर करेंगे। जबकि कन्वेंशनल बैंकों का ये था कि जिस टाइम तक वो है उस तक है, उसके ऊपर बाद में कुछ नहीं है, ज्यादा से ज्यादा थोड़ी सी पेनल्टी है। अब ये मसला पैदा हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि इस्लामिक बैंक्स आर इवन मोर क्रूअल देन द कन्वेंशनल बैंक्स। तो मामला कोर्ट में चला गया। तो कोर्ट ने फिर अल्टीमेटली ये डिसाइड किया कि नहीं, जिस तरह आपने प्राइसिंग करते हुए वो 20 साल के टाइम की वैल्यू रखा था, इसी तरह अब जब उसने पहले की है और किसी वजह से अब आप उसको रिबेट भी दें, 20 साल की बजाय अगर वो 10 साल में खरीदना चाहता है तो आप अपना कम करें उसको। अच्छा, अजीब बात यह है कि फिका में ऐसे इंस्टांस हमें मिल गए, और वो फिका हनफी की किताब है बदाए सुनाए, बड़ी अहम किताब है। बदाए सुनाए में बाकायदा ये बहस मौजूद है कि अगर एक क्लाइंट है जिसने मुराबहा पे इस तरह एक चीज खरीदी है और फिर वो अपने टाइम से पहले वो पे करना चाहता है, तो आप उसकी कीमत को कम करें, ये अदल से ज्यादा करीब है। सही। दूसरे लफ्जों में आपने चूंकि पहले प्राइस बढ़ाई इसलिए थी कि वो टाइम ले रहा है, उस थ्योरी को मिला के तो अब आगे अगर कैरी ऑन करेंगे तो अब वो जल्दी पे कर रहा है तो आप इसको कम करें। तो चुनाचे ये चीज जो है एज ए होल, ये मेरे नजदीक ये तय हो गई उस वक्त जब कोर्ट ने भी फैसला दिया। लेकिन हमारे यहाँ जो मैंने बताया था फुकाहा इसमें अनडिसाइडेड है, इन्होंने खुल के इस पे कभी भी बात नहीं की, और प्रैक्टिकली जो कुछ हो रहा है वो यही है कि उनको फुल वो दे रहे होते हैं, यानी अगर उस वक्त न दिया तो अगली कंसाइनमेंट में दे दिया। तो दूसरे लफ्जों में अर्ली पेमेंट रिबेट किसी फॉर्म में देना जो है वो जायज है, ये इसका खुलासा हुआ। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आ गया रीशेड्यूलिंग और रोल ओवर, ये दो चीजें हैं। वाइल रीशेड्यूलिंग या रीशेड्यूलिंग इज अलाउड, रोल ओवर इज नॉट अलाउड। ये मैंने जो एक जुमला कहा इसको थोड़ा ये समझे, इस तरह के रीशेड्यूलिंग है क्या और रोल ओवर क्या है। एक है रोल ओवर मुराबहा। रोल ओवर का मतलब ये हुआ कि मैंने एक चीज बेची क्रेडिट पे और उसका जो मेरा रिसीवेबल बना 1 मिलियन रुपी, वो उसकी मैच्योरिटी होनी थी 30 जून को और क्लाइंट पे नहीं कर रहा, तो मैंने उसको बुलाया, भाई ये आके सेटल करो। कहते हैं 6 महीने और दे दो। तो मैंने वो जो अमाउंट थी 30 जून तक की उसके ऊपर एक और मुराबहा खड़ा कर दिया। अब अगले 6 महीने का जो कप या इंटरेस्ट है वो भी उस पर ऐड कर दिया, इसको हम इंटरेस्ट कहेंगे इसलिए कि यहाँ ट्रेड तो हुई कोई नहीं, वो ऐड कर दिया। तो उस पे जो शरई इतराज ये है कि भाई किस बात पर आप नया मुराबा कर रहे हैं, वो चीज तो 6 महीने पहले उसके पास चली गई थी। अब दोबारा आप कौन होते हैं उसको बेचने वाले? अब आपने वो सिंपल उस रिसीवेबल को बेचा है अगले 6 महीने के लिए, दूसरे लफ्जों में सेल ऑफ डेट की है आपने। तो ये रोल ओवर मुराबा का मतलब ये हुआ कि आपने रिसीवेबल को रोल ओवर कर दिया, तो क्योंकि इसमें जो इजाफा है उस डेट की अमाउंट से ज्यादा है जो आपका इस ट्रांजैक्शन में तय हुआ था, तो ये रिबा है, ये सही नहीं है। अलबत्ता रीशेड्यूलिंग क्या है कि क्लाइंट आया और उसने कहा जी आप जानते ही हैं कि मैं पिछले साल 8-10 साल से आपसे काम कर रहा हूँ, लेकिन अब ये हुआ है कि ये कोरोना की मुसीबत आ गई है, या मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लेकिन आप इसको हमें 2 महीने और दे दें। अब ये मेरा राइट है, यानी मैं रिसीव करना था 30 जून को, तो इतनी अमाउंट वो नहीं हुई तो मैंने उनको मजीद 2 महीने दे दिए, लेकिन इस शर्त पर कि इसके ऊपर कोई एडिशन नहीं होगा, जो पहले से एक रिसीवेबल तय हो गया है वही रहेगा। तो जब मैं कहता हूँ कि रीशेड्यूलिंग इज अलाउड, इसका मतलब हुआ
कि while remaining receivable the same, ठीक है। इसी तरह आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब बाहर से लोन ले रही होती है, आईएम से, वर्ल्ड बैंक से, प्राइवेट क्रेडिटर सिटी बैंक से, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से जो भी फाइनेंसिंग ले रही है, उसमें अक्सर रीशेड्यूलिंग आती है और उसमें यही है कि जी क्लाइंट यानी हम वहाँ हमारी गवर्नमेंट क्लाइंट होती है, कहती है जी वी आर अनएबल टू पे, तो वो उसको रीशेड्यूल करते हैं और आम तौर पर उसमें अगर वो इंटरेस्ट की बेस पर होगा वो करते हैं, लेकिन ये इस तरह के जो इदारे हैं वर्ल्ड बैंक वगैरह वो मैनी टाइम्स उसमें वो एडिशनल लेते भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जब बैंक ये मुराबा होगा उसमें रिसीवेबल क्रिएट होगा, तो उसमें ये जो 3-4 इशू हैं उनमें सबसे अहम बात यह है कि अगर डिफॉल्ट होता है तो उसको रीशेड्यूल किया जा सकता है, प्रोवाइडेड कि उसका रिसीवेबल में कोई इजाफा न किया जाए और अलबत्ता रो मुराबा वो जायज नहीं है। ठीक है जी। अब ये जो मुराबा का एग्रीमेंट है, इसमें थोड़ा सा इसकी तरतीब क्या है। सबसे पहले तो ये है कि एक सेल एग्रीमेंट एक्चुअल सेल होती है और एक प्रॉमिस टू सेल सिंपल प्रॉमिस। तो जब एक कॉर्पोरेट क्लाइंट आता है और ये कहता है जी कि मैं टाइम टू टाइम एक चीज आपसे खरीदूंगा, और तो बैंक कहता है जी ठीक है, आप पूरे 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए या जितना भी टाइम आप उसमें तय करते हैं, एक ओवरऑल एक एग्रीमेंट कर लें जिसको हम मुराबहा फैसिलिटी एग्रीमेंट, ठीक है, या मुराबहा एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। इसका मतलब ओवरऑल इसमें चीजें तय होती हैं। वो तय क्या है, मिसाल के तौर पर कि बैंक क्या चीज आपको बेच के मुराबहा करेगा, ये चीज तय होनी है। फिर वो उसके लिए प्राइस कैसे तय होगी, उसके लिए कोलेटरल क्या होंगे, अगर लेट होगा तो क्या होगा, फिर और इतनी यानी मुराबहा का डॉक्यूमेंट अगर आप स्टेट बैंक की वेबसाइट पे जाएं तो उसमें एक बाकायदा मुराबहा का जो फैसिलिटी एग्रीमेंट लगा हुआ है, सारे जितने मोड हैं उन सब का एक ओवरऑल एक फॉर्मेट लगा हुआ है। अब हर बैंक जो है उसमें वो अपना नाम लिखे और उसको अपने काम करे। ये अलग बात है कि बैंक अपनी मजीद चेंज कर सकता है, लेकिन वो जो स्टेट बैंक ने जो डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं वो एक बेसिकली एक बेंचमार्क के तौर पर है कि ओवरऑल बुनियादी चीजें ये होगी और इसके अंदर अंदर रहते हुए बैंक करता रहे। तो पहला काम ये है कि एक एमओयू साइन होगा और एमओयू में फिर उसके बाद मुख्तलिफ कंसाइनमेंट होगी। तो हर कंसाइनमेंट से पहले क्लाइंट प्रॉमिस करेगा कि जी मैं खरीदना चाहता हूँ और बैंक कहेगा जी कि मैं बेचना चाहता हूँ। दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट टू सेल और प्रॉमिस टू सेल। तो दूसरे लफ्जों में सेल एग्रीमेंट और एग्रीमेंट टू सेल ये डिफरेंट चीजें हैं। जब सेल एग्रीमेंट हो गया तो रिसीवेबल और पेबल क्रिएट हो गया और इसके ऊपर रिबा ये सूद के जो डेफिनेशन है वो अप्लाई करेगी। लेकिन अभी प्रॉमिस है या एग्रीमेंट टू सेल है तो ये अभी प्रॉमिस अभी जो अमाउंट तय नहीं हुई, अभी बैंक और क्लाइंट के दरमियान ये एक सिंपल एक एमओयू है और या एक सिंपल एक अंडरस्टैंडिंग है, तो उसको हम कहेंगे कि मुराबहा फैसिलिटी एग्रीमेंट और ओवरऑल एमओयू। और फिर एक अहम चीज जो आती है हर कॉन्ट्रैक्ट में वो है एजेंसी यानी वकाला। और वो इसलिए है कि बैंक ये कहता है जी कि मैं तो इस फील्ड का आदमी नहीं हूँ, आपने यार्न लेना है, आपको पता है यार्न कहाँ से मिलता है, अच्छा कहाँ से है, फैसलाबाद की मार्केट में यार्न मिलता है, वी नो। लेकिन वहां तो एक जो स्टोर है वहां कोई 5,000 किस्म की उसकी किस्में हैं और हमें नहीं पता कि हम एक खास किस्म लें और पता चले तुम बाद में कहो कि जी इसका इस यार्न का जो है वो कच्चा है, इसमें प्रॉब्लम है। इसलिए हम आपको एजेंट बनाते हैं और आप हमारे एजेंट के तौर पर
तहत होती है, ये बैंक नीड को देखता है, उसकी बेस पे किया जाता है? नहीं, बैंक अपनी जरूरत पूरी करता है। बैंक की रिक्वायरमेंट जो है, बैंक की रिक्वायरमेंट ये है कि वो चीज खरीदे और उसके पास मौजूद हो तब बेच सकता है ना, जैसे हमने डिस्कस किया। अब बैंक के पास कैसे हो, बैंक कहता है जी मुझे कोई दूसरा एक्सपर्टी नहीं है, उसके पास लोग नहीं है जो खरीदे हर चीज को, हर चीज में तो लोग नहीं हो सकते ना एक्सपर्ट। तो ये बैंक की रिक्वायरमेंट थी। अकॉर्डिंगली होना तो ये चाहिए था कि जब इस तरह के बड़े बड़े बिजनेस हैं, जैसे कॉटन का है और हर एक फील्ड शुगर का है, वहां पे बैंक अपने मेन मार्केट है वहां अपने थर्ड पार्टी एजेंट रखे, होना ही चाहिए था असूली तौर पर। कहे कि आप यानी क्लाइंट पहले बताए कि कहाँ किस कंपनी का बना हुआ यार्न लेना है, लेकिन वो बैंक उसको भी अवॉइड करता है। वजह उसकी सिंपल यही है कि बैंक ये कहता है कि कल को क्लाइंट ये ना कहे कि जी ये जो चीज है ये तो मेरे काम की नहीं है। इस तरह के इशू से बचने के लिए बैंक ने एक बहुत ही आसान तरीका निकाला कि उसी क्लाइंट को अपने एजेंट बनाओ। और ये मैंने बताया था आपको कि वकाला या एजेंसी जो है ये इट कैन बी कम्यूटेटिव एंड नॉन कम्यूटेटिव। इस सूरत में चूंकि बैंक उसको अपने यूज के तहत रखता है और क्लाइंट की भी जरूरत होती है, ये काम जो है फ्री ऑफ एनी कॉस्ट कर रहा है, यानी ये सर्विस है बेसिकली। लेकिन बहरहाल बैंक की ये एक जरूरत है, टेक्निकल जरूरत है, वरना कोई इसमें इशू नहीं है। और ये इतनी अहम है कि इसमें टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी बैंक की जो एजेंसी है वो असल सेल परचेज से पहले होनी चाहिए। फर्ज किया ऑर्डर दिया उसने यार्न का और यार्न जाके बंदे ने खरीद लिया। आज 19 जुलाई है, उस पर जो बिल के ऊपर 19 जुलाई डेट लगी हुई है। बाद में ख्याल आया बैंकर को भी पता नहीं है, नया नया बंदा है, और उसने कहा जी ये एक एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट भी होना है, और वो याद आया जी 25 जुलाई को, उसने वो 25 जुलाई की डेट लग दी। तो जब ऑडिटर आएगा, इवन इंटरनल ऑडिटर आएगा, स्टेट बैंक का इंस्पेक्टर तो बात की बात है, वो उसको कहेगा कि ये पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन वाइड हो गई। वजह इसकी ये है कि उस शख्स ने जो खरीदा है वो उसके नाम का वो है बिल भी, उसने तो अपने लिए खरीदा है, एजेंसी तो भी थी ही नहीं। वो ला कहेगा जी मेरे दिल में ये था, नहीं नहीं, दिल वाली बात नहीं है। जब बात इस तरह की आती है तो फिर हर चीज डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। तो शरिया जो उनका RSBM है, जो शरिया बोर्ड के मेंबर एक जो रेजिडेंट होता है, वो कहेगा जी ये ट्रांजैक्शन वाइड हो गई। इसलिए एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट पहले हो, फिर एज एजेंट जाके वो बंदा जाके वो परचेज करे। उसमें क्या हुआ कि उसने खुद परचेज कर लिया, अब खुद ही उसको वो कैसे बैंक को बेचे फिर बैंक को खरीदे, तो यहाँ बाई बैक आ जाएगी, जिसको हम बैलिना कहते हैं, जो प्रोहिबिटेड है। तो ये एक जिमनी चीज आई, लेकिन इंपॉर्टेंट थी। 4 किस्म के जो कॉन्ट्रैक्ट सब कॉन्ट्रैक्ट मुराबा में होते हैं जी। अब उसमें एजेंसी वादा, ये फिर वही बात जो पहले वाली है, विलफुल डिफॉल्ट और पेनल्टी सोर्स नहीं हो सकती। अच्छा, उसमें आखिरी जो चीज है वो इम्पोर्टेंट है, बाकी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। ये है लिक्विडेटेड डैमेजेस या सुलेशियम अगर लेना है तो थ्रू कोर्ट लेना है। अब लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या है और सुलेशियम क्या है, इसमें ये दोनों लफ्ज थोड़े से डिफिकल्ट हैं, लेकिन कास्ट ऑफ फंड एक आम लफ्ज है जो हर बैंकर जानता है। तो कैन एनीवन हेल्प इन दिस रिगार्ड के ये कॉस्ट ऑफ फंड क्या चीज है, वो बैंकर किसको कहते हैं, वो कॉस्ट ऑफ फंड? सर एक और बैंकर वो पहले बता दें। हाँ, मेरे अलावा भी एक दो बैंकर हैं, अगर वो पहले बता दें, अदरवाइज तो मैं बता। चलें, तो सेव द टाइम मैं खुद उसमें बताता हूँ। देखें, बैंक चूंकि मनी से रिलेट कर रहा है और बैंकिंग का इंस्टीट्यूशन जो है वो इंटरेस्ट पे बेस करता है, और उनका ये तरीकाकार है कमर्शियल बैंक का कि जब वो एक दफा किसी को फाइनेंसिंग करता है तो मीटर ऑन हो जाता है, फिर जब तक वो पे नहीं करता वो जान नहीं छोड़ते, उसे बढ़ना ही है, उसे मीटर चलना ही चलना है। अब वो कहते हैं कि क्योंकि ये इस्लामिक बैंक है, तो अब उसने अगर डिफॉल्ट किया तो अब बैंक उस पर जो कुछ लेगा एक्स्ट्रा इन द नेम ऑफ पेनल्टी दैट विल गो टू चैरिटी अकाउंट।
तो बैंक को क्या फायदा हुआ? नुकसान हो गया। नुकसान ये हुआ कि इतने दिन की जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो बैंक को बेयर करनी पड़ेगी। यानी उस थ्योरी के तहत तो हर दिन की कॉस्ट है, हर एक मिनट की कॉस्ट है, जो यानी अगर मनी अर्निंग मनी करनी है तो फिर वो कहते हैं कि इस्लामिक यानी कमर्शियल बैंक ये जो डैमेज है इसको लिक्विडेट करते हैं। डैमेज हुआ ना, उनको कॉस्ट ऑफ फंड का लॉस हो गया, वो कैसे करते हैं कि इसको वो ऐड करते जाते हैं, वेरी सिंपल। लेकिन इस्लामिक बैंक ये नहीं कर सकता, इसलिए कि जब एक ट्रेड ट्रांजैक्शन हुई, बे मुराबा हुआ, तो उसके बाद एक रिसीवेबल आ गया। अब इसके ऊपर कोई चूंकि एडिशन नहीं हो सकता, अगर क्लाइंट ने डिफॉल्ट कर दिया है तो फिर भी नहीं हो सकता, लेकिन नुकसान हो गया बैंक का, उसको कैसे रिकवर किया जाए, उसको हम कहेंगे सुलेशियम या लिक्विडेटेड डैमेजेस, और अरबी उर्दू में हम कहेंगे ज़रे तलाफी। यानी वो जो बैंक का लॉस हुआ है वो बैंक कैसे लेगा, तो यहाँ जवाब दे दिया गया, इट इज थ्रू कोर्ट। यानी खुद बैंक ये नहीं कह सकता कि जी चूंकि बाज दफा ऐसे होते हैं कि चलते हैं, यानी कहीं कोर्ट में जाके फंस गया और क्लाइंट भी ये चाहता है कि जी कोर्ट में बंदा जाए यानी बैंक, और वहां फिर कोर्टों में आपको पता है वो कोई वकील दोस्त है, कोई जज से दोस्ती है, और पता चला हर अगली पेशी पे 100 रुपए दिया और अगली पेशी पता चला 10 साल गुजर गए। अब उसमें बैंक इदारा है, उसमें वकील के पैसे हैं, फिर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड के का नुकसान हो रहा है, तो उस सूरत में क्या किया जाए? उसमें फिर इस्लामिक लॉ ये कहता है कि अगर ऐसी सूरत हो तो आप एक रेजोल्यूशन कमेटी बनाएं और फिर ये देखें कि ये जो डैमेज हुआ था या जो डिफॉल्ट हुआ था क्यों हुआ था, उसके पीछे बात क्या थी, और अगर कुछ इस तरह की चीजें यानी उस पर बकायदा पेनल्टी भी ली गई। लेकिन 1965 का या 2005 का जो फाइनेंसिंग की गई थी, आज 2020 हो गया, यानी वैल्यू जो है वो 1/3 ही नहीं रह गई। तो भाई ये मेरा लॉस पूरा करो। तो अगर कोर्ट कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी अगर डिसाइड करे कीपिंग इन व्यू ऑल दीज थिंग्स, और वो एक्चुअल लॉस को मद्देनजर रख के करेंगे कि इसको एक्चुअल लॉस कितना हुआ, हाँ जी, उसके लिए फार्मूला जो है उस पर भी वो भी कोई डिसाइड नहीं किया गया। लेकिन जो कुछ भी करना है खुद नहीं करना, बल्कि या कोर्ट करेगी या कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी करेगी। तो दूसरे लफ्जों में whatever the amount of penalty that will go to charity, वो जितनी भी हो, जितने साल। मगर सर जी जब लास्ट टाइम मैजान बैंक के साथ ये हुआ था तो वो तब भी उन्होंने स्टेट बैंक ने उन्हें पेनलाइज किया था और गए वो चैरिटी में भी थे। जब स्टेट बैंक का पैनल बैठा था फिर भी कोर्ट भी अगर डिसीजन ले तो जाना तो वो चैरिटी में ही है ना, ये थोड़ा सा क्लियर कर दें। नहीं मतलब ये कि अगर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि आप इतने चैरिटी जाना ही जाना है, चैरिटी में जाना, वो तो जाना ही जाएगा ना। मतलब क्योंकि लास्ट टाइम इन प्रिंसिपल बात कर रहा हूँ, जो कुछ हुआ वो एक स्पेसिफिक केस में मैं उसकी बात नहीं कर रहा किसी में। अच्छा मैं कहता हूँ कि इस्लामिक लॉ में, फिका में जो चीजें गुंजाइश हैं वो क्या है, जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है। लॉ ये बन गया कि केस ऑफ डिफॉल्ट जितना भी लॉस हो वो उसको नाम आप कॉस्ट ऑफ फंड दें कुछ दें, वो बैंक को बेयर करना है एट एनी कॉस्ट ना, वो तो जाना ही चाहिए। बैंक उसके लिए अपनी जो रिस्क मिटिगेशन है उसको मजबूत करे, स्ट्रेंथन करे, अपने कोलेटरल के सिस्टम को स्ट्रेंथन करे, ताकि अगर हो तो कोलेटरल बेच के अपना पूरा करे। लेकिन अगर बैंक वहां अपना काम नहीं कर रहा तो ये लॉस जो है वो बैंक का पूरा नहीं हो सकता। लेकिन ये गुंजाइश रखी गई है कि अगर बहुत ही एक लंबा अरसा गुजर गया और उसमें बैंक का वाकई ही लॉस हुआ, एक्चुअल लॉस, अब एक्चुअल को खुद डिफाइन करना भी मुश्किल है। तो ये एक थ्योरेटिकल सी एक चीज है वो जो मैंने आपको बता दी। प्रैक्टिकल केस में क्या होता है वो केस टू केस जो है वो वेरी कर सकते हैं। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो कमेटी बनेगी या कोर्ट ये कर सकता है कि आप इतना चैरिटी में डाल दें और इतना आप अपना लॉस बेयर कर लें, वो अमाउंट कहाँ से रिकवर होगी, वो जो लॉस की होगी? मैंने कहा बैंक देखेगी इसका एक्चुअल लॉस कितना होगा। क्या जी आपने जो वकील किया था कितने पैसे दिए थे उसको भाई,
तो क्या कहा जी हमने 5 लाख दिए थे, ये तो कास्ट ऑफ फंड नहीं है ना, ये तो जी जी बिल्कुल वकील को पैसे दिए गए ना, जी जी हम जी आते जाते बिल्कुल थे। तो ये चीज साबित करके कोई रेजोल्यूशन कमेटी कहेगी, ठीक है। चलें, उसके बाद आता है पोजेशन। सर एक चीज यहाँ पे जी हम इसी से सर, बैड डेट्स हमारे जब जैसे कन्वेंशनल बैंक में होते हैं, इस्लामिक बैंक में इसका क्या स्टैंड है सर? किसका बैड डेट सर? बैड डेट, तो बैड डेट को यही कहते हैं ना कि जो डिफॉल्ट हो गया और वो अनपेबल है, सही तो उस पे तो मैंने वो पहले हमारी बात हुई थी ना कि उसको रिकवर कैसे करना है। वो बिल्कुल, वो बैंक तो का हो अपना गया। है, तो उसको रिकवर करने के लिए खुद भी काम जा करता है बैंक, अगर कोर्ट के थ्रू जाता है, जिस तरह भी जाता है, कोई रिकवर करने के लिए किसी की ड्यूटी लगाता है, वो टोटल सेपरेट है। यानी मुराबा की ट्रांजैक्शन से इसका ताल्लुक नहीं है, वो डेट था रिसीवेबल बैंक का, वो नहीं हुआ, जी तो अब कैसे करना है वो अब उसमें, तो बैंक के पास बहुत सारे जो ऑप्शन है वो यूज सर, एक चीज ये कि आप ओके राइट, ठीक हो गया, जी। थैंक यू। अब ये है कि ये सारे काम में जो मुराबा का हुआ, इसमें अगर एक पोजीशन लेना और देना, इसमें पोजीशन दो तरह की है, एक फिजिकल और कंस्ट्रक्टिव, याद रखें। दूसरे लफ्जों में, अगर बैंक गाड़ी खरीद के मुराबा पर देता है तो पहले बैंक मालिक बनेगा, यानी उसकी पोजीशन में गाड़ी आएगी तो फिर आगे बेचेगा। अब पोजीशन दो तरह की है, एक फिजिकल यानी बकायदा बैंक के अपने गैरेज में शो, दूसरा ये है कि उसको चाबी दे दी जाए कि भाई आज ये गाड़ियां जो है ना, ये 10 गाड़ियां जो आपकी हैं, ये यहाँ पे खड़ी हैं फलां शोरूम में, जो फर्ज किया ये टोयोटा हमारे जो इधर है जीटी रोड पे भी, वहां खड़ी है गाड़ी और ये आपकी है। जब कह दिया तो ये बैंक की हो गई। तो यहाँ दूसरे लफ्जों में ये कंस्ट्रक्टिव पोजीशन हो गई। कंस्ट्रक्टिव से उर्दू में हम इसको कहते हैं हुक्मी। इसका मतलब हुआ कि रिस्क एंड रिवार्ड जो है वो ट्रांसफर हो गए। इसको तब हम कहेंगे कि फिर एक्चुअली वो बैंक की हो गई। अब बैंक की चीज है, टोयोटा वाले ये नहीं कह सकते ये हमारी है। अगर फंस गया कीमत बढ़ती है या कोई और इशू होता है, नो, बैंक खरीद चुका ये पहले। तो दूसरे लफ्जों में जो पोजीशन का इशू आता है, और पोजीशन का एक रिक्वायरमेंट है कि बैंक मस्ट परचेज समथिंग, पोजेस समथिंग, और फिर जब आगे सेल करे तो उसको पोजीशन आगे ट्रांसफर करे। उसकी दो किस्में हैं, एक फिजिकल पोजीशन और एक उसकी कंस्ट्रक्टिव। आप ये जानते हैं कि ये डिपेंड करता है एसेट्स टू एसेट। मिसाल के तौर पर गाड़ी का इशू है तो ये बकायदा फिजिकल पोजीशन हो सकती है। और फिजिकल पोजीशन यह है कि मैं गया बेचने वाले के घर और वहां से गाड़ी ड्राइव करके आ गया, मैंने उसको पोजीशन ले ली। दूसरा है ये जो रियल जो एसेट्स हैं, इमारतें हैं, घर हैं, अब इनकी पोजीशन कैसे होगी? इनमें तो सिंपल ये है कि आपने राइट अपना दे दिया। मेरा घर है, एक शख्स आया लेने के लिए, तय हुआ, उसने कहा जी पेमेंट ये लो और मुझे, तो मैंने कहा जी ठीक है, ये आपके पास चाबी है। जब मैंने चाबी दे दी तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। अब ये एक्चुअल, इसको हम कहेंगे एक्चुअल ओनरशिप ट्रांसफर, या इसको फिजिकल भी कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली हुई है। लेकिन इसमें अभी एक मसला ये है कि लीगल ओनरशिप अभी मेरे नाम है, मैंने इसको बेच सका हूं उसको। लीगल ओनरशिप अभी मेरे नाम है, मैंने जाके रेवेन्यू अकाउंट में या जो इसका आगे ट्रांसफर करने के हवाले से बैरिया टाउन का ऑफिस, वो अभी नहीं हुआ। मैंने आज 19 तारीख को आपसे ये घर खरीदा और चाबी ले ली, अब वो मेरा है, मेरे पास ओनरशिप जो है वो लीगल नहीं आई, एक्चुअल आ गई है। लीगल अभी वो मेरे नाम में, जो बेचने वाला उसके नाम है। मैं चूंकि काम ही ये करता हूँ, मैं गया अपने शोरूम में, जब अपने ऑफिस में जो बैठा तो क्लाइंट आया और मैंने
बैठे बैठे उससे डील किया तो पता चला कि मैंने 20 लाख कमा लिया। जो 1.5 करोड़ का मैंने घर लिया था, एक खतरे में मैंने बेच दिया। हालांकि तो वो ओनरशिप तो मेरे नाम है, एक दूसरे के नाम है। तो उसका हल क्या होगा कि जब मैं वहां रेवेन्यू ऑफिस में या वापरा के ऑफिस में जाऊंगा तो फिर मैं उस बंदे को कहूंगा कि वो डायरेक्ट बजाय मेरे नाम करने के जो जो अगला एक क्लाइंट है उसके नाम कर दे। तो इस तरह इस्लामिक लॉ में जो जिस चीज की अहमियत है वो ये है कि पोजीशन में रिस्क किसका है। तो जिसका रिस्क होगा वो पोजीशन उसका एज्यूम किया जाएगा, वो कहा फिजिकल हो या कंस्ट्रक्टर हो। तो इसी तरह ये जो उसकी ओनरशिप है वो इफेक्टिव वो होगी जो जो इस वक्त असल हकीकत है, और वो ये है कि लीगल अभी है या नहीं। एक्चुअली मैंने वो घर बेच दिया, अब जिसको बेचा उसने अगले 5 मिनट में आगे बेच के 10 लाख, वो तो हमने पहले देख लिया कि जो चीज मैंने बेच दी अब वो उसकी है, रिस्क और रिवार्ड दोनों उसको ट्रांसफर हो गए। उसने अपना, क्योंकि उसका काम ही वो डीलर है, उसने फंसाया और उसको आगे बेच दिया। तो अब वो असूली तौर पर एक हो सकता है कि आया जब वो नए ग्राहक के नाम ट्रांसफर होगा तो वो नहीं, बल्कि वो मुझे कहेगा कि प्लीज चूंकि आपसे मैंने खरीदा है, अगरचे आपसे मेरे नाम ट्रांसफर नहीं हुआ, जस्ट टू अवॉइड दी डबल ये जो टैक्सेशन जो चार्ज करेंगे रेवेन्यू ऑफिस वाले, आप ऐसा करें प्लीज, वहां आकर साइन करें। तो ये इसका मतलब है कि पोजीशन में ये सारी चीजें ये देखें इतनी इम्पोर्टेंट है कि अगर ये कन्वेंशनल बैंक होता तो कोई मसला ही नहीं आता, सिर्फ मामला पैसे का है, बस पैसा जहां जाएगा वो उसका। लेकिन जब आप बात करते हैं कि रियल सेक्टर बिजनेस होना है, ट्रेड होनी है, लीज होनी है, तो हर चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है, और उसके आगे फिर इतनी डिटेल भी है। तो ये तो हुआ कि ओनरशिप फिजिकल भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव को हम हुक्म भी कहते हैं। मतलब ये है कि जब रिस्क ट्रांसफर हो जाए तो हम कहेंगे कि पोजीशन भी ट्रांसफर हो जाए। तो उसके बाद आता है एजेंट। तो एजेंसी में मैंने एक बताया क्वेश्चन था था कि जी बताइए। सर, ये अब आपने एक चीज ली, ठीक है, वो अब डिफॉल्ट हो गई, बैंक ने जो अमाउंट तय हुई थी उतनी रिकवर कर ली जितनी थी, वो कस्टमर को वापस दे दी। अगर वो प्लस में बिकती है, प्रॉफिट में बिकती है, तो वो बैंक लेता है, या जिस तरह जो पेनल्टी होती है वो तो चैरिटी होती है, इस तरह जो प्रॉफिट होता है ये बैंक खुद ओन करता है या चैरिटी होती है? इस्लामिक प्रोसेस आप किसकी बात कर रहे हैं? जो कोलेटरल रखा था उसकी? है, कुछ भी है, बंदा इंस्टॉलमेंट देने में डिफॉल्टर हो जाता है तो बैंक उसकी पोजीशन ले लेता है। नहीं, तो उसका मतलब यह है कि बैंक ने अपना राइट रखना है, बस उसके बाद बाकी देना है क्लाइंट को। अच्छा, ठीक है ना? अपना राइट रख के बाकी इसी तरह जब मैंने फाइनेंशियल ली तो एक कोलेटरल रखा, यानी कोई चीज उसके पास रखी। जैसे आमतौर पर देहाती या किसान लोग लेते हैं तो गोल्ड के उस काम कर रहे होते हैं, वो ले रहे होते हैं, सोना अपने जेवरात रख के कर रहे होते हैं। ठीक है। तो अगर वो डिफॉल्ट करता है तो बैंक गोल्ड को बेचेगा, गोल्ड मार्केट में पहले अपने पैसे पूरे करेगा, अगर बच जाएगा तो वो क्लाइंट को वापस देना है। अच्छा, लेकिन अगर वो पूरे नहीं हुए तो फिर बैंक का राइट है, उसे कहेंगे जी आपने जो कोलेटरल दिया से, अगर वो कोलेटरल ठीक है तो वो मार्केट की प्राइस में इतने का बिक जाता है कि बैंक के जो राइट है, वो जो बैंक का जो क्लेम है उससे पूरा हो जाता है। जो स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट कोलेटरल की इस हवाले से है वो यही है। लेकिन बहुत सूरतों में ऐसे है कि अगर उस कोलेटरल की कीमत मार्केट में डाउन हो गई, जो 2008 का क्राइसिस इसीलिए आया था पूरी दुनिया में कि जब यूरोपियन और अमेरिकन बैंकों में थोक के हिसाब से जब हाउसिंग फाइनेंस या मॉर्गेज फाइनेंसिंग किया तो चूंकि एक बबल क्रिएट हुआ था तो प्राइसेस बहुत बढ़ चुकी थी। बिल्कुल बैंक ने तो अपना मार्जिन लेना होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर क्लाइंट आ रहा है, आज अगर वो $1 लाख का घर है तो अगले दिन वो $1.25 लाख का है, करते करते 2 महीने में वो कुछ का कुछ हो गया, और बैंक उसको फाइनेंस करते गए अपने प्रॉफिट के लिए। लेकिन जब वो डिफॉल्ट हुआ तो वही घर जो $10 लाख का हो गया था वो वापस 1 लाख पे आ गया। अब अगर वो कोलेटरल जो था उसको बैंक बेच के भी कुछ नहीं वो पैसे ले सकता, इसलिए कि अब तो उसकी वैल्यू ही नहीं है।
तो उस सूरत में फिर वो लेगा। अब कितना करेगा, वहां तो मार्केट ही डिफरेंट है, हर चीज जो है वो क्रेडिट पे चल रही है, क्रेडिट कार्ड है, फिर उस क्रेडिट को आगे उसके डेरिवेटिव बनाए गए हैं। वो सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि वो एकदम बैठ गया, और इसी का नाम है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। कि बड़े बड़े इदारे इतने ज्यादा वो तेजी से बैठने लगे कि इवन यूके और यूएसए की गवर्नमेंट को बिलियंस ऑफ रुपए के पैकेज देने पड़े। जी जी बिल्कुल। हमारे यहाँ इसलिए नहीं हुआ कि हम अभी उस तरह की चीजों में, यानी डेरिवेटिव में अभी हम गए ही नहीं थे, तो इसलिए हो गई। तो वो जो एक बुनियादी उसूल है, नेचुरल लॉ है, और इस्लामिक लॉ इज नेचुरल लॉ, तो आप उससे जितना दूर हटते जाएंगे उतना आप फंसते जाएंगे। बहरहाल मेरे ख्याल में आपका सवाल क्लियर है गया। ठीक है, जी जी सर, थैंक यू सर। ये चीजें वही हैं जो मैंने पहले बता दी है, इसको हम जल्दी देख लेते हैं। गुड्स वन सोल्ड बाय द बैंक आर प्रॉपर्टी ऑफ द क्लाइंट, रोल ओवर नहीं हो सकता, रोल ओवर मुराबा जायज नहीं है। बैंक मस्ट एंश्योर द सप्लायर, यानी जिससे बैंक ने खरीद के आगे देना है, द पार्टी फ्रॉम होम द आइटम इज बॉट इज द थर्ड पार्टी एंड नॉट द कस्टमर, और उसकी एजेंट नहीं है। थर्ड पार्टी का मतलब यह है कि वो ऐसा नहीं है ना कि अब गनी ग्लास की ही एक सब कंपनी है जो उसका रॉ मटेरियल बनाती है, तो उससे अगर वो लेके देंगे तो इसका मतलब यह है कि उसी कंपनी से खरीद के आप उसी कंपनी को बेच रहे हैं, ये होगा कि आपने बाई बैक कर दिया। तो वाई का मतलब यह है टू अवॉइड द बाई बैक, टू अवॉइड बेओलिना, जो कि मना है। बेओलिना का मतलब है कि सेल एंड बाई बैक। मैंने एक चीज एक कंपनी से खरीदी, उसी को बेची, उसी पे फाइनेंस, तो इस हवाले से ये चीज अहम है। इट इज फिक्स्ड प्राइस सेल, प्राइस जो है वो फिक्स होती है नॉर्मली शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन मीडियम टर्म के लिए, नॉट लॉन्ग टर्म। वाई, क्यों? इसलिए टू अवॉइड दी रेट ऑफ रिटर्न रिस्क। ये चीज पहले मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अब प्लीज आप में से कोई इसको दोबारा रिवाइज करें। ये जो पॉइंट है कि फिक्स प्राइस सेल वाला, इसमें ये ऐसा क्यों होता है? कोई जी, सलमान साहब आप खुद बता दें। हेलो जी सर। जी, माजिद साहब आप प्लीज बताएं। हेलो सर मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? नहीं, आवाज नहीं आ रही, प्लीज। बिल्कुल नहीं आवाज आ रही। क्या क्या वजह है? ये कोई हाँ, अब आपके बाद, अब प्लीज सर बताएं, क्या बताऊं? आपके माइक का कोई मसला है, ये क्या है? जी, अब यहाँ हम जो बात कर रहे थे कि वाई इट इज फॉर शॉर्ट टर्म, तो मैंने पहले बताया था कि इसलिए कि चूंकि इसमें जो प्राइस अल्टीमेटली तय होती है वो वंस फॉर ऑल है, वो रिसीवेबल है, उसके ऊपर बैंक कुछ नहीं ले सकता। तो लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन की वजह से चूंकि ये रेट उसका बढ़ सकता है, मार्केट एक्सपेक्टेशन बढ़ सकती हैं, इसलिए बैंक्स, इस्लामिक बैंक जो हैं, वो रेट ऑफ रिटर्न रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कोई भी मुराबा साल से ज्यादा नहीं करते पाकिस्तान में। जबकि मैंने बताया कि मलेशिया में इवन 20 साल का हाउसिंग फाइनेंस मुराबा पे हुआ, लेकिन वहां फिर वो दूसरा इशू आया जिसको हल किया गया दूसरे तरीके से। इसी तरह यूएई में, मिडिल ईस्ट में गाड़ियां जो हैं वो मुराबा की बेस पे फाइनेंस की जाती हैं। हमारे यहाँ कोई गाड़ी, कोई बैंक मुराबा की बेस पे फाइनेंस नहीं करता, बल्कि लीज की बेस पे या डिमिनिशिंग मुशारका की बेस पे करते हैं, और दोनों का अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट एक है। सर एक क्वेश्चन था जी सर, पूछना ये था कि सर जैसे अभी आपने कहा कि 1 साल तक के लिए ये रखा जाता है इसका, तो नॉर्मली अगर देखा जाए जैसे अभी कंडीशन हमारे कोविड-19 की है, तो इसके पेश नज़र बहुत सारे जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है डिफरेंट जगहों पे, इंश्योरेंस कंपनीज में भी और इस तरह से बैंक्स में भी, तो अभी वो कहते हैं कि जी इस वक्त जो है ना हालात ठीक नहीं है, तो जब प्रॉफिट की सिचुएशन होती है तो तब वो उस तरह से, तब भी वो उनका उस तरह से प्रॉफिट जितना चल रहा होता है या रेट चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंगली नहीं दिया जाता। लेकिन जैसे ही ये जैसे अभी सिचुएशन है इसको बड़ी जल्दी फॉलो किया जाता है, इसकी क्या रीज़न है?
हाँ हाँ हाँ, देखिए मतलब ये हुआ कि आप कहना चाह रहे हैं कि जब सूरत बेहतर बनती है तो फौरी उस पर इम्पैक्ट नहीं होता, तो आपके रिटर्न को कम नहीं करते, बढ़ाते नहीं है। जी अब सर। जबकि मसाइल आए हैं तो ये तो एक बिजनेसमैन की या इंसानी फितरत है ना, तो बैंक साफ ज़ाहिर है वहां इसको कैश कर रहा है। और जब ये स्टेट बैंक का बेस रेट और जो काइबोर बढ़ रहा था तो बैंक बड़े मजे से उसको कैश कर रहा था। आप अंदाजा लगाएं कि इस तरह से कोरोना जो चल रहा था और उसी दौर में स्टेट बैंक के रेट को बढ़ा के 14% तक कर दिया गया और काइबोर तो 15% चला गया, तो बैंक वाज गेटिंग वेरी हेफ्टी प्रॉफिट्स। इसलिए कि बैंक की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बाकी बिजनेस ले या ना ले, गवर्नमेंट तो ले रही थी ना, बाकी बिजनेस ले ही नहीं रहा था। बिजनेस ना चल रहा है ना वो पे कर रहा है ना ही, और वैसे भी उसमें रिस्क है। लेकिन जो गवर्नमेंट जो है वो कर्जा दबा के लिए जा रही है। अब आप कहेंगे कि कर्जा तो इस्लामिक बैंक दे नहीं सकता, तो एक तो वो सुकूक जितने थे वो होते रहे, दूसरा फिर बैंकों ने ये एक तरीका निकाला तवर्रुक का, जो हम डिटेल से डिस्कस करें। तवर्रुक ये है कि जैसे टू गेट कैश या इन्वेस्ट कैश, बेसिकली कोई चीज बेच के अपने कन्वेंशनल बैंक को, और आपकी फाइनेंसिंग होगी इस्लामिक बैंक की, कन्वेंशनल बैंक ने आगे वो बेच के वो चीज तो कैश ले लिया, और फिर उस कैश से आगे गवर्नमेंट की सिक्योरिटी फर्ज किया वो मीजान बैंक से लेते हैं 8% पे, इसलिए कि मीजान के बैंक के पास बहुत ज्यादा पड़ी है लिक्विडिटी और दे देता है मीजान बैंक या अस्करी इस्लामिक बैंक। अच्छा, वो उसको मार्केट में बेचता है और वो जो फिर उसको पैसा मिलता है उससे वो गवर्नमेंट की टी बिल खरीद रहा है, और टी बिल पे जो रेट उस वक्त जो चल रहा था वो 14% था, 15% था। तो ये जो आर्बिट्रेज है ये बैंक प्रॉफिट कमा रहे थे, लेकिन जब वापस हुआ है तो अब आपको उतना बेनिफिट नहीं दे रहे। ये तो बिजनेस के और बेसिकली सेठ के बिजनेस के ट्रिक्स हैं बेसिकली, और इसमें ना कोई एथिक्स हैं ना कोई वैल्यूज हैं, ये सिर्फ सिंपल एक ट्रिक्स हैं टू अर्न मनी ऑन मनी। जी, अब बैंक्स मस्ट एंश्योर दैट द सप्लायर द पार्टी, वो हमने डिस्कस कर लिया, इट इज ए फिक्स, और इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होनी चाहिए। द कमोडिटी मस्ट रिमेन एट द रिस्क ऑफ द बैंक, जब तक बैंक ओनरशिप है यानी आगे नहीं बिकती वो बैंक की ओनरशिप में रहेगी। उसकी सीक्वेंसिंग जरूरी है, जैसे मैंने बताया कि पहले अगर वादा है तो उसको करना है, यानी प्रॉमिस है, फिर अगर एजेंसी या वकाला कॉन्ट्रैक्ट है तो वो करना है, फिर उसके बाद एक्चुअल सेल है। तो ये सीक्वेंसिंग जरूरी है। अगर सीक्वेंसिंग खराब होगी, आपने पहले सेल कर ली और बाद में एजेंसी किया, तो फिर वो इसमें शरिया नॉन कंप्लायंस आ जाएगी। ये प्रोसेस है, ये वही चीजें जो हमने पहले डिस्कस की कि पहले मुराबा टू मुराबा फैसिलिटी एग्रीमेंट है या एमओयू बनता है, फिर एजेंसी है, हर कंसाइनमेंट के लिए रिक्वेस्ट है, तो इसमें एजेंट है, और जब एजेंट परचेज कर लेता है तो डिक्लेयर करता है, बकायदा रिपोर्ट करता है कि जी मैंने आपके बिहाफ पे ये चीज खरीद ली है, और फिर बैंक उसको एक्सेप्ट करता है। तो इस तरह ऑफर एक्सेप्टेंस जो है वो हो जाती है। जी, ये बराबर प्रोसेस है। इसमें जो चीज है वो मैं आपको सिंपल इतना बताऊं कि जो रिलेशनशिप का जो नेचर है वो चेंज होती है। पहले बैंक और क्लाइंट प्रॉमिस और प्रॉमिसरी है, फिर ट्रेड हो रही होती है, और जब एग्जीक्यूट हो जाती है ट्रेड तो फिर वो डेटर और क्रेडिटर में आ जाती है। तो पोस्ट एग्जीक्यूशन जो इशू है प्री पेमेंट का और डिफॉल्ट का, ये हमने डिस्कस कर लिए पहले। जी, अब इसमें जो बैंक को एनालिसिस करनी होती है वो क्या है कि नेचर ऑफ गुड क्या है, अब किस चीज की होनी चाहिए, तो वो जिनकी तिजारत जायज है उनको हो सकती है, लेकिन हम कहेंगे कि डेट डॉक्यूमेंट की नहीं हो सकती। जी, अब दूसरा यह है कि जिनमें पोजीशन और रिस्क बाकायदा ट्रांसफर नहीं हो सकता, ये उनका कोई कट ऑफ पॉइंट नहीं आता, वहां नहीं हो सकता। तो इसी तरह फिर उसकी प्राइसिंग के हैं, मार्केट के इशू हैं, क्लाइंट के कैश फ्लो को देखना है कि क्लाइंट ने अगर एक चीज ली है और टोटल उसका जो पेबल बना है वो 1
मिलियन है तो आया वो उसको कितनी हर महीने कितना देगा, तो उसका कैश फ्लो को भी स्टडी करना, रिस्क एलिमेंट को देखना। फिर उसमें हामिश जिद्दिया को क्या कहेंगे, दिस इज कमिटमेंट फीस। याद रखें, हामिश जिद्दिया इज पेड बिफोर द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ मुराबहा। और इसका मकसद क्या है कि वो शख्स जिसने ऑर्डर दिया है बैंक को, वो ये कहना चाह रहा है कि आप मेरे ऑर्डर के बेस पे ये चीज खरीदें और मैं आपको बतौर एक जमानत के ये 1 लाख रुपया दे रहा हूं। अगर मैं अपने इस प्रॉमिस के बाद बैकआउट कर गया तो और आपने वो चीज खरीद ली तो आप फिर उसको जहां भी करें, मार्केट बेचें, जो कुछ करें, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जो आपको लॉस होगा वो मेरी इस हामिश जिद्दिया से कमिटमेंट। हामिश जिद्दिया याद रखें, ये वो अमाउंट है जो बकायदा सेल कॉन्ट्रैक्ट यानी मुराबहा एग्जीक्यूशन से पहले पे की जाती है। दूसरे लफ्जों में इसका ताल्लुक कॉन्ट्रैक्ट से पहले का है। और सिंपल इसका मतलब यह है कि बैंक ये इस बात को यकीनी बनाना चाहेगा कि ये बंदा ऐसा नहीं है ना कि कोई तमाशा बन जाए, एक शख्स आए और बैंक को ऑर्डर दे और उसके बाद भूल जाए, पाकिस्तान छोड़ के अमेरिका चला जाए। नो, तो बैंक कहता है जी कि अगर आप कहते हैं तो एक चीज तो पहले अभी आप हमें ये हामिश जिद्दिया या कमिटमेंट फीस कहेंगे, इसको अर्नेस्ट मनी भी कह सकते हैं जी। तो इन केस ऑफ ब्रीच हामिश जिद्दिया कैन बी यूज्ड टू रिकवर द एक्चुअल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इसका बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ मुराबहा, डिलीवरी चालान, गेट पास, सेल टैक्स, इनवॉइसेस। अब आपका इंटरनल ऑडिट जो है वो सारी चीजें चेक करेगा पूछने के लिए कि ये चीज किस तारीख को ली गई, आगे किस बेची गई, जस्ट टू अवॉइड, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत बड़ा है। अगर एक ट्रांजेक्शन की है और उस ट्रांजेक्शन की मतलब फर्ज किया वो 1000 मिलियन का है, ठीक है, बहुत बड़ी 1 बिलियन का है, और ट्रांजेक्शन ऐसी हुई कि उसमें नॉन शरिया कंप्लायंस आ गई, उसका नतीजा क्या होगा कि वो सारे का सारा जो रेवेन्यू है वो चैरिटी अकाउंट में जाएगा। तो बैंक तो खा जाएगा ऐसे एम्प्लॉय को कि भाई ये इसकी वजह से हमें इतना लॉस हुआ। उधर शरिया बोर्ड, फिर स्टेट बैंक वाले, फिर एक्सटर्नल ऑडिट अलाउ नहीं करेगा। तो इसलिए ये बहुत ही अहम बात है कि उसको सारी चीजें पहले से चेक करना, उसकी डेट्स क्या है, उसकी मुख्तलिफ, उसके लिए जो ये डॉक्यूमेंट है, डिलीवरी चालान क्या है, गेट पास किस तारीख का है, टैक्स के इनवॉइसेस क्या है, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखना होता है। फिर अहम बात यह है कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिस्क ट्रांसफर हुआ है, ये भी क्लियरली आइडेंटिफाइड होने। मिसाल दी थी कि अगर आप फर्टिलाइजर, एक नेशनल बैंक चूंकि हर बड़े छोटे शहर में मौजूद है, तो कहते हैं जी कि मेरा जो इस्लामिक पार्ट है नेशनल बैंक का वो 2021 में बाकायदा लोगों को फाइनेंस करेगा मुराबा की बेस पे और उनको फर्टिलाइजर देगा। तो वो कर सकता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में जी 1 लाख बोरी इकट्ठी लेके रख ली, और रखी कहाँ पे है, उसी कंपनी के स्टोर में। लेकिन वहां से क्लियर होना चाहिए कि उसका जो रिस्क कैसे अलग हो गया, यानी उसको सेपरेट कर दिया जाए, एक पॉइंट ऑफ टाइम डिसाइड कर लिया जाए, ताकि फिर जरूरी इसलिए है कि अगर वो चीज जो है वो तबाह होती है तो फिर ये कहा जाएगा कि नुकसान किसका है, नुकसान हुआ, चोरी हुई, फ्लड हुआ या एनीथिंग एल्स, तो वो नुकसान जो है वो बैंक का है जी। इंपोर्ट, अब इंपोर्ट में एलसी आती है, तो अब मतलब ये हुआ कि बैंक ने चूंकि परचेज करनी है तो फिर बेचनी है, तो असूली तौर पर एलसी भी बैंक के नाम की होनी चाहिए, यानी असूली तौर पर। लेकिन अब क्लाइंट कहता है जी मैंने तो ऑलरेडी राब्ता किया हुआ है और वो एलसी मेरे नाम की खुल सकती है, तो फिर अंडर एजेंसी आएगी, वो एलसी जो है अंडर एजेंसी खुलेगी, अगरचे बैंक के नाम की खुलेगी। दूसरा ये चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली कि प्राइस फिक्स्ड प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड होनी चाहिए। अगर फॉरेन करेंसी में है तो फॉरेन करेंसी का मुराबा का मतलब यह है कि आपने उसी हिसाब से, जो हमारे मुल्क में ऐसा नहीं हो रहा, इसलिए कि जो रूल्स रेगुलेशन है फॉरेक्स के वो यही कहते हैं कि आपने उसको लोकल करेंसी में करना है, तो उसका जो कन्वर्ट है वो फिर इसमें जो इसकी टेक्निकल टर्म है, फ्री ऑन बोर्ड, सीएफ वगैरह, ये भी आपने हर चीज जो है बकायदा उसमें तय करनी है जी। अब
ये हम आज टाइम इसमें काफी लग गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो क्रेडिट सेल का वो हमने इसको काफी हद तक डिसाइड कर लिया और अब इसमें क्लियर हो जाना चाहिए। तो अभी चूंकि 20 मिनट बाकी हैं, तो इस पे मैं सोच रहा हूँ इजारा का हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इजारा जैसे मैंने पहले कई दफा डिस्कस किया, इसका मतलब यह है कि हर शख्स जो कि कोई चीज यूज करना चाहता है उसको ओन नहीं कर सकता, ये कुदरत का निजाम ऐसा है। सर आज जितना काफी है सर। उसके लिए नहीं, ये प्लीज थोड़ा सा कर लेते हैं ये इजारा, इसमें कोई इशू नहीं है। तो वो या तो होता ना कि वो क्विज करना है, क्विज हमने डिसाइड कर लिया कि वो आपने उसको असाइनमेंट करनी है, वो मैं टाइम दे दूंगा उसको आपने। तो इसको हम बात कर रहे थे इजारा की। इजारा अलाउड किया गया है, यानी एक शख्स के पास अगर 1 लाख रुपया था, 1 लाख या 1 करोड़ रुपया था, तो उसके ऊपर वो कोई अर्न नहीं कर सकता, लेकिन उसने मकान बना के किराए पे दे दिया तो ये ठीक है, एक वैल्यू एडिशन किया और एक चीज बाकायदा जिसमें कुछ लोग रह सके। अब वही चीज आगे उस पर किराए पे दे रहा है, किस शराइत पर कि ये अगर रिस्क लेगा तो रिवार्ड उसका है, प्लस वैल्यू एडिशन इसने कर दी, तो इस तरह ये चीज जो है वो जायज होगी। तो शरीयत ने, इस्लामिक लॉ ने, नेचर ने इसको अलाउ इसलिए किया कि हर शख्स की जरूरत है। कीपिंग इन व्यू उसके सिनेरियो क्या है, बेशुमार चीजें दुनिया में, मेरी जरूरत कुछ और है, आपकी जरूरत कुछ और है, लेकिन क्या अगर ये इजारा या जिस तरह की चीजें लेना किराए पे यूज के लिए अगर नाजायज हो जाता तो क्या हर शख्स जो है वो चीज ओन करता और फिर ही उसको कर सकता। दूसरा उसका ये था कि क्या ये रूल बना दिया जाए कि जिस